गुड इवनिंग एवरीवन। स्टूडेंट प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश यादव आपका स्टूडेंट प्लस फैमिली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्लास 10 की साइंस के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं और मैं अपने कोचिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारी कोचिंग लगातार 23 वर्षों से ऑफलाइन के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन दे रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ने के लिए ऑनलाइन आ चुके हैं और आप लोग से उम्मीद करते हैं जैसे आप लोगों ने हमारा ऑफलाइन में सहयोग दिया है वैसे ऑनलाइन में भी सहयोग देंगे। बच्चों, अगर हम टॉपिक की बात करें तो आज हम क्लास 10th की साइंस की बात कर रहे होंगे। आपको सबको पता है क्लास 10th में साइंस का केवल एक पेपर आता है, लेकिन साइंस बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। जहाँ फर्स्ट पार्ट में हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं और थर्ड पार्ट में हम लोग बायो के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर कोई टीचर आपसे ये कहे कि मैं अकेले आऊँ, साइंस का तो केवल एक पेपर आता है 10th में, साइंस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग तो होती नहीं है, तो मैं केवल आके आपको साइंस पूरा पढ़ा के चला दूँ, फिजिक्स पढ़ा दूँ, केमिस्ट्री पढ़ा दूँ, बायो पढ़ा दूँ, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। ठीक, तो हमारे पास स्टूडेंट प्लस फैमिली में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ाने के लिए 3 अलग अलग टीचर रखे गए हैं। उसी की सीरीज़ में मैं आज फिजिक्स लेके आया हूँ क्लास 10th की। अगर हम क्लास 10th की फिजिक्स की बात करते हैं, ओनली फिजिक्स, तो सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बताता हूँ। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स बेसिकली क्या होती है? स्टडी ऑफ एनर्जी। हम क्या कर रहे होते हैं फिजिक्स में? स्टडी की एनर्जी कर रहे होते हैं। चाहे हम लाइट पढ़ेंगे, लाइट एनर्जी है, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, हम साउंड पढ़ेंगे, साउंड भी एनर्जी है, इवन अगर हम हीट भी पढ़ेंगे, हीट भी एनर्जी है। तो हम कर क्या रहे होते हैं? स्टडी ऑफ एनर्जी। और इससे आगे हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्लास 10th में हमको एनर्जी के बारे में, कौन सी एनर्जी के बारे में पढ़ना है, या फिर हम ये क्या एनर्जी कितना पढ़ना है, तो क्लास 10th का जो हमारा सिलेबस है, क्लास 10 का सिलेबस बेसिकली फिजिक्स का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है। जहां पे फर्स्ट पार्ट में हम लोग लाइट की बात करते हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगी, जहां पे फर्स्ट पार्ट हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और सेकंड पार्ट हम लोग ह्यूमन आई एंड प्रिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी भी 2 पार्ट में डिवाइड, लेकिन उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल इतना बताते थे इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, 2 पार्ट डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ रहे होंगे और सेकंड पार्ट हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग आज अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? लाइट का। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट क्या होता है? सबसे पहले तो लाइट की डेफिनेशन जाननी होगी। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। आपको डेफिनेशन भी कहीं दिख रही होगी। इसमें क्या लिखा है बच्चों? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स और गिव अस विजन सेंसेशन। इसका मतलब क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है या फिर हमको विजन सेंसेशन देती है। विजन सेंसेशन मतलब देखने के लिए एक अलग से शक्ति प्रदान करती है लाइट। मतलब बिना लाइट के कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम इसी डेफिनेशन के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्लास 6 का बच्चा भी सेम डेफिनेशन बताएगा। आप क्लास 6 के बच्चों से पूछेंगे व्हाट इज लाइट, तो भी बताएगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स। सेम डेफिनेशन हमने क्लास 8 में पढ़ रखी है। क्लास 8 का बच्चा भी बताता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स। तो क्लास 8th और 10th के बच्चे में फर्क तो कुछ रह ही नहीं गया। तो लेकिन अब इसके आगे हम कर भी क्या सकते हैं? कि आप लाइट की डेफिनेशन चेंज कर देंगे? नहीं, मैं इतना बड़ा फिजिसिस्ट नहीं हूँ कि मैं लाइट की डेफिनेशन चेंज कर दूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लाइट की प्रॉपर्टी में आएंगे तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले क्या लिखा है? लाइट इज ऑफ डुअल नेचर। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है? इसके जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या करेंगे? लगातार वो अपना ऑसिलेशन करते रहेंगे। थर्ड क्या लिखा है? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ऐड कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? जो हमारी लाइट होती है एयर और वैक्यूम में इसी स्पीड से ट्रेवल करती है। अच्छा, कभी कभी किसी स्कूल में क्वेश्चन ये पूछा गया था, अभी मैंने एक रिसेंट में एक स्कूल का पेपर देखा था, उसमें ये लिखा था द स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन दे रखा था, पहला लिखा था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन में दे रखा था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन दे रखा था ऑप्शन ए एंड बी बोथ, और दूसरा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन दे रखा था नाइदर ए और नाइदर बी। तो बच्चों ने क्या किया? ये ऑप्शन देखा, उन्होंने बिना देखे सीधा इसका ऑप्शन लगा दिया, ये आंसर हो जाएगा। बच्चों, अगर आप कंपेयर करेंगे, ये मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर में दे रखा है, बात तो दोनों सेम दे रखी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोले या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोले, दोनों बातें सेम होती हैं।
अगर हम आगे बात करते हैं, इसमें क्या लिखा है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन रेक्टिलिनियर पाथ। इसका मतलब क्या है, लाइट हमेशा एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है। और इसका आपने छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में इसका आपने एक प्रैक्टिकल भी किया होगा। हम क्या करते हैं, लाइट की पाइप लेते हैं, नॉर्मल सी पाइप लेंगे, फिर उसके थ्रू जो हम लाइट किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं, अगर वो पाइप स्ट्रेट होगा तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर पाइप को हम कहीं से बेंड कर दें, कहीं से आगे मोड़ दें या फिर राउंड अगर घुमा लें, तो क्या हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि लाइट आर पार आ ही नहीं पा रही है। इसका मतलब लाइट केवल रेक्टिलिनियर पाथ पे जाएगी, कभी भी वो घुमावदार पाथ पे चल के नहीं आने पाएगी। ठीक, अब मैंने ऊपर एक लिख रखा है कि लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। मतलब लाइट क्या करती है, दो नेचर पोजेस करती है। पहला उसका नेचर होता है पार्टिकल का, दूसरा नेचर होता है वेव का। और नीचे आपने देखा होगा ये क्या लिखा है, लाइट इज फॉर्म बाई स्मॉल एनर्जी पैकेट्स नेम्ड एज फोटोन बंडल्स। मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ मैं ऊपर क्या बता रहा हूँ, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब प्रॉपर्टीज में ही दोनों चीजें आ चुकी है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी स्टोरी के बारे में आते हैं। छोटी स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी में क्या है, हमारे पास यहाँ देखिए बहुत सुंदर सुंदर साइंटिस्ट हैं, कई लोग तो इसमें हीरो जैसे भी लग रहे हैं। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, इनका नाम क्या है, क्रिश्चियन हाइगेंस। और उधर आप पहचान रहोगे, फर्स्ट वाले का नाम है प्लैंक, सेकंड वाले का नाम है आइंस्टीन। तो वेव नेचर के सपोर्ट के लिए क्रिश्चियन हाइगेंस बहुत पुराने टाइम में थे। उन्होंने क्या किया, वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए वेव नेचर के पक्ष में आए हुए थे। और वेव नेचर प्रूफ करने के लिए उन्होंने बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से सबकी बोलती बंद कर दी। मतलब जो लोग पार्टिकल कर रहे थे, उन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट के बाद ही खत्म, वो तुरंत आगे वेव नेचर में कि हाँ वेव नेचर ही है। इनका जो प्रैक्टिकल था, उन्होंने कैसा था कि उन्होंने दो टॉर्च ली और दोनों टॉर्च को आपस में क्या किया, इंटरसेक्ट कराया। दोनों टॉर्च क्या करी, दूसरे की लाइट को कट कर रही थी। अब आप ये बताइए, हमने ये पढ़ा हुआ है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर ये पार्टिकल होगा, मतलब जो उसका हर पार्टिकल होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा होगा। अगर ये लाइट एक दूसरे को क्रॉस करती, इतने तेजी से आने वाला पार्टिकल एक दूसरे को अगर क्रॉस करते, वहां पे एक्सीडेंट होता। एक्सीडेंट से क्या होता, सारे पार्टिकल्स बिखर जाते और हमारी जो लाइट होती, लाइट पूरे कमरे में स्कैटर हो गई होती। लेकिन ये फिनोमेना तो देखने को मिलता नहीं है। आप भी कभी अपने घर पे करके देखिएगा कि दो टॉर्च लेके उनकी लाइट को इंटरसेक्ट कराएगा, आप ये पाएंगे कि हमारी लाइट एक दूसरे को क्रॉस करेगी, इसकी इमेज इधर बन जाएगी, इसकी इमेज इधर बन जाएगी, वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे, स्कैटरिंग का फिनोमेना नहीं देखने को मिलेगा। तो इन्होंने प्रूफ कर दिया कि पार्टिकल नहीं है। लेकिन एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम है प्लैंक। ये देखने में आपको स्मार्ट लग रहे होंगे, हालांकि इनका बाल नहीं है, लेकिन बाल के पीछे नहीं जाते हैं, है ये स्मार्ट ही। प्लैंक एक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने देखा कि वो चाहे आप गलती मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उन्होंने देखा कि जब भी किसी सरफेस पे लाइट आ रही थी, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स निकल रहे थे। अब इसको आप पार्टिकल नेचर कैसे शो करेंगे, जैसे आपने ये देखा होगा, किसी ग्लास में पानी भरा होता है और ये पानी ऊपर तक भरा हुआ है। हम क्या करेंगे, अगर यहां से एक ड्रॉप पानी डालेंगे तो एक ड्रॉप पानी ही बाहर आएगा। ये आप सबने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। तो इन्होंने क्या बताया, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो भी लाइट के अंदर जो भी आया होगा वो क्या था, पार्टिकल के फॉर्म में था। क्योंकि एक पार्टिकल अंदर गया होगा हमारे पास से, एक पार्टिकल बाहर वापस जा रहा है, एक पार्टिकल बाहर निकल के जा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल। तो इन्होंने अपने पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल का जो नेचर था, पार्टिकल इन्होंने प्रूफ कर दिया था। अब पार्टिकल नेचर प्रूफ करने के बाद इनके सपोर्ट में भी कौन आ गया, आइंस्टीन। अब आइंस्टीन के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, आइंस्टीन क्या थे उस टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट में। मतलब जिसके ऊपर आइंस्टीन नाम रख दे, हाथ रख दे कि आइंस्टीन का नाम पीछे लग गया, आइंस्टीन का टैग पीछे लग गया है, तो वो साइंटिस्ट अगर छोटी सी बात भी बोल रहा होगा तो ऑटोमेटिक उसकी बात बहुत बड़ी हो जाएगी। आइंस्टीन के बारे में आपको बताता हूँ, आइंस्टीन थे, न्यूटन थे, ये सारे ऐसे साइंटिस्ट थे कि अगर कोई साइंटिस्ट बहुत छोटी सी बात प्रूफ करता था कि यार ये देखो ये प्रूफ हो जाएगा, और आपने ये बात केवल न्यूटन या आइंस्टीन के सामने प्रूफ कर दी, तो आइंस्टीन पूरी दुनिया को प्रूफ करने क्या करेंगे, उस छोटे से छेद को नहीं दिखाएंगे, वो क्या करेंगे, छेद में हाथ डाले से फाड़ देंगे। अब देखो अब ये फटा है, मतलब प्रूफ आ गया है, वो पूरा उसको एक्सप्लेन कर देंगे, पूरी थ्योरी उसी भी दे देंगे। अब आइंस्टीन पीछे आ चुके थे, आइंस्टीन के पीछे आने की वजह से क्या हुआ, इनकी जो थ्योरी थी किसकी, पार्टिकल नेचर की। पार्टिकल नेचर एकदम पूरा जोर लेके आ चुका था, लेकिन तब तक ये नहीं थे, ये जा चुके थे। अब हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम इनको गलत ठहराएं, अब ये तो है नहीं यहाँ पे, ये तो थे ही नहीं उस टाइम पे, या तो फिर इनको गलत ठहराएं, ये प्रेजेंट टाइम में थे, इनको गलत ठहराया नहीं सकता, और ये गलत थे नहीं क्योंकि इन्होंने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया था। फिर ये दोनों लोग क्या करते हैं, ये दोनों आते हैं हमारे पास डी ब्रॉगली के पास। इनका नाम क्या है, लुई डी ब्रॉगली, ये फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। इनके पास आते हैं, इन्होंने क्या बताया कि यार हाइगेंस ने तो अपना पार्ट प्रूफ कर रखा है और तुम लोग जो बता रहे हो वो भी सही है, तो क्या किया जाए। दोनों मतलब होता नहीं आपस में बहुत मतभेद कि यार आधे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक बीच का रास्ता दे दिया कि आप लोग अपनी मॉडर्न फिजिक्स जो भी कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स करते रहिए, और हम क्या करते हैं साथ दोनों के साथ, मतलब जो फिनोमेना आप वेव से प्रूफ कर सकते हैं वेव से प्रूफ कर दीजिए, और जो फिनोमेना वेव से नहीं प्रूफ हो पा रहा है उनको आप पार्टिकल से प्रूफ कर दीजिए। ये भी खुश, ये भी खुश। तो बीच का रास्ता देने का जो श्रेय है वो किसको देंगे हम, लुई डी ब्रॉगली को।
ठीक, इनके नाम में देखिए डी लगा हुआ है, ये वही डी है जो हम लोग बोलते हैं एबी डिविलियर्स वाला डी, आपको याद होगा ना, उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा कि लाइट के पास क्या होता है, लाइट पॉजेस डुअल नेचर, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। अब लाइट के बारे में पढ़ने से पहले, लाइट को आगे जाने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट का मतलब वो सारे सोर्सेज जहां से हमें लाइट मिलती है। अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूं कि जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है सब कुछ सोर्स है, सब कुछ सोर्स है, मतलब जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ सोर्स है, तो आप कहेंगे इसके अंदर से लाइट तो आ नहीं रही है। तो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। जो हमारे सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं वो टोटल 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड कौन सा होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है। खुद की लाइट इन द सेंस कि आपने सन देखा है, सन किसी से लाइट उधार मांगने थोड़ी जाता है। सन के पास क्या है, खुद की उनके केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो क्या करेंगे, केमिकल अपना रिएक्शन करेंगी, और केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, बहुत अथाह लाइट निकालेगा, बहुत ढेर सारी लाइट निकालेगा, उसके अंदर से खुद से लाइट निकल रही है। ऐसे होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब ऑन करते हैं, बल्ब के अंदर लाइट आती है, बल्ब थोड़ी जाता है किसी ट्यूबलाइट से लाइट मांगने तो मुझे लाइट दो तब मैं चमकूंगा, ऐसा नहीं होता ना। ट्यूबलाइट के पास भी खुद की लाइट है, तो यही जिनके पास खुद की लाइट है उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, इनके पास कोई सोर्स भी नहीं होता कि यार ये लाइट निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस में चमकने लगते हैं। मतलब जैसे आपने मून देखा होगा, मून क्या छोटा सा ग्रह है, लेकिन मून को आपने चमकते हुए देखा होगा कई बार। रात को देखिए, रात को अगर फुल मून होता है, फुल मून में क्या होता है, आपको लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पूरा रास्ता ऐसे ही क्लियर दिखाई देगा। तो मतलब हमारे पास मून से लाइट तो आ रही है, लेकिन वो लाइट आई कहां से है, वो लाइट इनडायरेक्टली सन से आ रही है, सन की लाइट मून पे पड़ रही है, और मून क्या कर रहा है, चमक रहा है, उसकी चमक हमको दिखाई दे रही है। ऐसे कोई अगर आदमी तुमको दिखाई देता है, हम लोग सबको दिखाई देता है, कोई भी आदमी हमको दिखाई दे रहा है, होता क्या, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पे आ रही है, तो आदमी हमको दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आदमी दिखाई दे रहा है तो आदमी से भी तो लाइट रे आ रही ना। तो मैं इन्हें क्या कहा था कि जो भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, कोई जो कुछ भी हो, चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई जानवर हो, इवन ये सब ट्यूबलाइट वगैरह, जो भी फैन वगैरह, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, यहां तक जो भी पड़ा हुआ है, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से भी लाइट निकल रही है। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा होता है, हम सबके बीच में कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर से लाइट निकल रही है, तो वो टॉपर वाले जो इमेज होती है ना, टॉपर वाली, ये बच्चे चमक रहे होते हैं अचानक से, उनको आप देखेंगे तो उनके अंदर नॉलेज की चमक है, उनके अंदर चमक इतनी ज्यादा है कि आपको ऐसा लगेगा आप उनके इफेक्टेड हो जाते हैं। कभी कभी होता है आप उनके बगल में बैठिए, उनका प्रकाश आपको भी मिलेगा, आप भी उनके प्रकाश में चमकने लगेंगे। घर वाले तो यही कहते हैं ना कि अच्छे बच्चों के पास बैठो, क्यों बैठाते हैं, क्योंकि उनको पता है अच्छे बच्चों के पास एक लाइट होगी, जिसकी लाइट आपके ऊपर पड़ेगी और आप भी क्या होंगे, चमकने लगेंगे। ठीक, तो चलिए, हमने लाइट के दोनों सोर्सेस के बारे में बात कर ली। पहला सोर्स था ल्यूमिनस, दूसरा था नॉन ल्यूमिनस। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, हमको अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, उसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां तक कि पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो तो थ्योरी थी बस। अब जो मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा वो कहां स्टार्ट होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम ही है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब जो स्टार्ट होगा मेनली कहां स्टार्ट होगा, रिफ्लेक्शन से। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रे किसी प्लेन और शाइनी सरफेस पे पड़ेगी तो ये बाउंस बैक होकर अपने मीडियम में वापस लौट आएगी। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, इसमें टर्म यूज हो रहा है बाउंस बैक। अब मैं बाउंस बैक को अगर एक्सप्लेन करूं तो बाउंस बैक ऐसा होता है, आप एक बॉल लीजिए, उसको फर्श से पटक दीजिए, फर्श पटकने से क्या होगा, बॉल बाउंस करेगी और बैक होकर आपके हाथ में आ जाएगी। इसी फिनोमेना हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंस बैक, बाउंसिंग बैक फिनोमेना होता है। तो लाइट रे भी क्या करती है, जब किसी शाइनी सरफेस से, देखिए डायग्राम में देखिए, किसी शाइनी सरफेस से लाइट रे क्या हो रही है, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे इसके ऊपर पड़ रही है, और पड़ने के बाद क्या हो रही है, बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में वापस लौट जा रही है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इस डायग्राम को पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो लाइट रे आ रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे, दूसरा पेन सेलेक्ट कर रहता है, जो लाइट रे आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, इस डायरेक्शन में वापस जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। नीचे हमारा क्या है, ये मीडियम है, प्लेन और शाइनी सरफेस, जो भी शाइनी सरफेस होगा जहां से लाइट का बाउंस बैक हुआ है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर इंसिडेंट रे आ रही थी और रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रही है। इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और एक एंगल भी एक्सप्लेन करना है इसमें। अगर हम ये देखते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इंसिडेंट एंगल भी इसी को कहते हैं। और यहां पे देखिए, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल भी इसी को कहते हैं। तो आपने ये फिनोमेना तो बहुत आराम से पढ़ लिया होगा कि जब लाइट रे किसी प्लेन और शाइनी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तब ये बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में वापस लौट जाएगी, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब रिफ्लेक्शन के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको रिफ्लेक्शन के टाइप भी तो पढ़ने हैं कि टाइप रिफ्लेक्शन के। अच्छा, कई बुक्स में तो दिया ही नहीं है ये कि रिफ्लेक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं।
तो हम लोगों ने उसको भी एक्सप्लेन किया है। रिफ्लेक्शन के टोटल मिला के दो टाइप होता है। फर्स्ट टाइप होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकेंड टाइप होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने जाऊं तो इनके वर्ड में ही इनका सबका राज छुपा हुआ है। अगर आप रेगुलर देखेंगे, रेगुलर मतलब क्या होता है, जो किसी नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। इरेगुलर मतलब क्या होता है, जो किसी नियम को मानेगा नहीं। तो वैसे रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो सारे लॉस को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो सारे लॉस को फॉलो नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन क्या इतना बोलने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा मीडियम है, हमारे पास ये मीडियम है, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, मतलब जो हमारी इंसिडेंट रे है वो आपस में पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद भी दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल रहे। पैरेलल मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस यहां थी सेम डिस्टेंस यहां होगी। ये दोनों रिफ्लेक्टेड है लेकिन आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इनके बीच की डिस्टेंस कभी कम होगी ही नहीं। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर। सेम होता है, दूसरा होता है, दूसरे वाले में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मीडियम है, थोड़ा उबड़ खाबड़ है, थोड़ा ऊपर नीचे टाइप का मीडियम, ऐसा टाइप मीडियम, इरेगुलर मीडियम ही है, हम क्या करेंगे, इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट को लेके आएंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल बीम का मतलब जो दोनों हमारे इंसिडेंट रहे ये पैरेलल होंगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगे, ये अनपैरेलल। अनपैरेलल का मतलब इनके बीच डिस्टेंस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इवन कभी कभी ऐसा होता है दोनों दूसरे को क्रॉस भी कर देती है। दोनों लाइट हमारे जो रिफ्लेक्टेड रहे दूसरे क्रॉस भी कर देंगे। इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर। अब आपका टॉपिक क्लियर हो रहा होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा इसके बाद कि रेगुलर क्या होता है। याद करने के लिए हम क्या कहेंगे, अगर पैरेलल आएगी और पैरेलल ही जाएगी, लाइट बीम की बात कर रहे हैं हम, अगर लाइट बीम पैरेलल आएंगी और पैरेलल ही जाएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर में क्या होता है, आएंगी तो पैरेलल, आई तो साथ साथ में थी, लेकिन इरेगुलर का मतलब ये जो मीडियम था ये मीडियम इरेगुलर था, इसने क्या किया, दोनों के बीच में डिस्टेंस पैदा कर दी। दोनों लाइट रे जो थी क्या की, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन किन्हीं ना किन्हीं लॉस को भी फॉलो करता होगा। ऐसा थोड़ी कि रिफ्लेक्शन कोई लॉस नहीं होंगे, बस रिफ्लेक्ट रेज हो जा रही है, किसी ना किसी लॉस को तो फॉलो कराना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन के लॉस को पढ़ने के लिए टोटल मिला के रिफ्लेक्शन के दो लॉस दिए गए और दोनों लॉस उसी डायग्राम में डिफाइन हो जाते हैं। जिस डायग्राम में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे सेम डायग्राम में हम लोग लॉस को डिफाइन आपस में कर लेंगे। जैसे हम लोग डायग्राम पे एक बार दें फिर लॉस पे आएंगे। डायग्राम में क्या था, एक लाइट रे आ रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट रे, इसको हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे। एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसको हमने क्या बोला था, नॉर्मल। और ये क्या था, प्लेन। कैसा प्लेन, प्लेन और साइन प्लेन। ठीक, अब हमने क्या बताया था, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर लॉस में जाए तो देखिए इसमें पहला लॉ क्या लिखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन अगर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, इसी में बहुत कुछ छुपा होता है। जैसे इसमें क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सारे टीचर ये बता देंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, तीनों क्या करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। लेकिन क्या ये इतनी ही बड़ी बात है, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लाइट रेस क्या होता है कि लाइट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन का मतलब है अगर लाइट रे जिस प्लेन से इंसिडेंट हो रही है, कितना ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाए, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाए, लाइट रे में मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम पॉसिबल उतना रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये क्या होती है, एकदम लॉयल होती है, जिस प्लेन से आई है उसी प्लेन पे जाएगी। कई टीचर तो यहां ये भी नहीं बता पाते इस नॉर्मल का क्या रोल होता है। आपको पता है नॉर्मल क्या रोल होता है, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ रखा होगा। हम ये तो कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे आएगी, सेम प्लेन पे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो नॉर्मल का क्या रोल है। नॉर्मल का रोल ये होता है, अगर हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं, इस प्लेन पे नॉर्मल परपेंडिकुलर ये होगा, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, अगर हम नॉर्मल को भी चेंज कर दें तो परपेंडिकुलर तो इधर हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे तो आएगी, लेकिन प्लेन ही चेंज हो गया। प्लेन चेंज होने का मतलब अगर हमने नॉर्मल चेंज किया, ये स्ट्रेट प्लेन है, अगर हम नॉर्मल को थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा इंसिडेंट को झुका लेते हैं, इधर से थोड़ा सा इंक्लाइन कर ले, हमारा नॉर्मल कहां चला गया, इधर, ये परपेंडिकुलर सामने की तरफ है, रे सेम डायरेक्शन में आएगी। लेकिन अब क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब रिफ्लेक्शन कराने में नॉर्मल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी ये कौन बताएगा, नॉर्मल भी डिसाइड करेगा। तो हम लोग इस लॉ को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो नॉर्मल होती है वो दोनों जिस प्लेन पे होंगे, रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन पे जाएंगे। दोनों की जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। ऐसा नहीं होता कि इंसिडेंट रे जिस प्लेन पे होगा वहीं से रिफ्लेक्टेड रे होके जाएगी। जिस प्लेन पे दोनों लाई करेंगे, सेम प्लेन पे रिफ्लेक्शन होगा, सेम प्लेन पे रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, सेकंड हम लोग एंगल अगर डिसाइड करते हैं, सेकंड हम लोग यहाँ पे जो
एंगल रिलेटेड प्रॉपर्टी है। अगर हम उसको डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल सी है, सब सिंपल मुझको यही लगता है इसमें कि क्या होता है, हमने जो डायग्राम बनाया होता है, डायग्राम एक बार फिर से आप क्लियरली देख लेंगे। डायग्राम में क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, यहाँ पे एंगल बन रहा था एंगल आई, यहाँ पे एंगल बन रहा था एंगल आर। सेकंड वाला क्या कहता है, सेकंड वाला जो इसका लॉ है वो क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने देख रखा है ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ क्या कह रहा है, ये दोनों एंगल हमेशा आपस में इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखिए ये तो याद तो कर लेंगे, लेकिन आप ये समझ पाएंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर क्या होगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम एंगल आई की वैल्यू बढ़ा दें तो एंगल आर ऑटोमेटिक चेंज होकर ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम एंगल आई की वैल्यू कम कर दें तो एंगल आर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये दोनों हमेशा आपस में इक्वली होना चाहेंगे। आप बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा, आप घटाएंगे ये भी घटेगा। ठीक, तो दोनों लॉज आपको क्लियर हो गए। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। हमने सेकंड लॉ में क्या पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, लाइट के बारे में। हमने लाइट की डेफिनेशन जानी थी। हमने लाइट में क्या पढ़ा था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स। फिर हमने लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। फिर हमने ड्यूअल नेचर की कहानी पढ़ ली थी पूरी, ड्यूअल नेचर कहाँ से आया है, कैसा आया है। फिर हमने बाउंसिंग बैक का फिनोमिना भी देखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, फिर हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, रेगुलर और इरेगुलर। और लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन के लॉज। आज मैं अपने टॉपिक को यहीं पे खत्म करता हूँ। और ज़्यादा आप लोग अगर इसके टॉपिक के बारे में आगे की वीडियोस में आप लोग जानेंगे, हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ रहे होंगे, मिरर से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है वो सब पढ़ रहे होंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग इसके बाद की वीडियोस जानने के लिए हमारे जो चैनल है स्टूडेंट प्लस का, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।